नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं TV11। संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। 2 मिनट में खड़े होकर कुंभ में मारे गए लोगों के लिए मौन रखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने की है। अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 फरवरी को होने वाले मतदान में कुल 3,70,829 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 414 बूथों के लिए रवाना हो रही है। इस उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें मुख्य मुकाबला भाजपा के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच माना जा रहा है। कुल मतदाताओं में 1,92,984 पुरुष, 1,77,838 महिलाएं और 7 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। विशेष रूप से 4,811 नए युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर, पोलिंग पार्टियां कब तक रवाना होंगी? कितने मतदान कर्मी लगाए गए हैं और कितने बूथ हैं? 414 बूथ हैं मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में। सभी पार्टी जो हैं उनके, हमारे जो कर्मचारी हैं पीठासीन और उनके साथ में जो 3 लोग लगे हैं, वो अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना मशीन, ईवीएम के साथ में वीवीपैट और बाकी जो अपने उनकी स्टेशनरी है वो सभी यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। और काउंटर्स बने हुए हैं सभी का अलग अलग। और हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं जो पोलिंग पार्टी के साथ में जाएंगे तो वो भी पहुँच गए हैं। बसें यहाँ पे खड़ी हैं लाइन से। और जैसे ही पोलिंग पार्टी अपना अपना सामान रिसीव करेगी और जो बस में जितनी पार्टी बैठनी है वो पूरा होते ही बसों को रवाना करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी 2-3 घंटे में जो है वो ज़्यादा संख्या में जो है हमारी पार्टी पूरा होगी और अपने गंतव्य को रवाना शुरू हो जाएंगे। सर, कितने मतदान कर्मी लगाए गए हैं? मतदान कर्मी आप उस हिसाब से लगा लीजिए। 414 बूथ हैं और एक बूथ पर 4 मतदान कर्मी हैं।
सर जितनी बात की जाए मतदान शुरू कब से होगा? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना हो रही है। इस समय हम डिस्पैच सेंटर देख रहे हैं, सभी पार्टी यहाँ से पुलिस टीम के साथ टैग होकर अपने बूथ प्रस्थान कर रहे हैं। इसके संबंध में कल की जो हमारी व्यवस्था है, सभी बूथ्स पे जो माननीय चुनाव आयोग के मानक है उसके हिसाब से ड्यूटीज लगाई गई है। इसमें बताना चाहेंगे, बूथ की कोई भी ड्यूटी जनपदीय पुलिस से नहीं लगाई गई है। सभी ड्यूटी बाहरी जनपदों से जो हमको पुलिस बल प्राप्त हुआ है उनको लगाया गया। इसके अतिरिक्त कुल 175 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे सीएपीएफ की फोर्स की तैनाती की गई है, सीएपीएफ की कवरेज है। और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट के हिसाब से कुछ मतदान केंद्रों के ऊपर हमारा एक सेक्टर बनाया गया, उसके ऊपर हमारा जोन्स है, सब में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस और जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस तैनात है। इसके अतिरिक्त सीओ, एसडीएम, एडिशनल एसपी, एडीएम, एसएसपी, डीएम, ये सब मोबाइल्स रहेंगी। हर थाने के लिए थाना प्रभारी के अलावा एक अतिरिक्त मोबाइल, एक सीआरपीएफ की क्यूआरटी टीम, हमारी हर विधानसभा में 9 एफएसटी और 9 एसएसटी की टीम्स भी। वहीं हमीरपुर जिले में एक संपन्न परिवार के बेटे ने अपने किसान पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पुरानी परंपरा से न सिर्फ शादी के मंडप में 7 फेरे लिए, बल्कि आज उसने लग्जरी कार के बजाय बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई कराई। विदाई का नजारा देखने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। हर कोई इस शादी को देख वाह वाह करने लगा। दुल्हन को बैठाकर दूल्हा खुद ही बैलगाड़ी से अपने घर पहुंचा, जहां परिवार और पड़ोसियों ने दोनों का जोरदार स्वागत किया। जालौन में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे व पत्थर चले। दोनों पक्षों में हुई मारपीट व पत्थरबाजी में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष से खरीदी हुई बाइक को फाइनेंस कंपनी के द्वारा छुड़ा ले जाने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ विवाद था। जी आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। दोनों पक्षों में हुई मारपीट व पत्थरबाजी का लाइव वीडियो भी सामने आया है। कोच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटेल नगर का जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। अलीगढ़ शहर में हर साल की भांति लगने वाली ऐतिहासिक नुमाइश इस साल भी लग चुकी है। इसका उद्घाटन 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। यदि बात की जाए नुमाइश के ठेके की, तो हर साल की भांति इस साल भी नुमाइश का ठेका कन्हैयालाल वाजपेयी के द्वारा लिया गया है, जो कि वर्षों से नुमाइश का ठेका लेते आ रहे हैं। जब ठेकेदार से ठेके की परिधि के बारे में जानकारी ली तो वो बात को आनाकानी करते रहे और सटीक परिधि के बारे में जानकारी न दे सके। नुमाइश की परिधि के बाहर लगने वाली दुकानदारों से पूछा गया तो उन्होंने कन्हैयालाल ठेकेदार का ही नाम बताया। नुमाइश के आसपास का कुछ क्षेत्र जो कि नगर निगम के दायरे में भी आता है, उस क्षेत्र का भी ठेका नुमाइश ठेकेदार के द्वारा उठाया गया। सर, नुमाइश में एक ठेकेदार के द्वारा अवैध तरीके से ठेका उठाया जा रहा है, जो कि नगर निगम की परिधि में भी ठेका उठा रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई होगी और सर क्या नुमाइश की परिधि कितनी है ठेकेदार की? आपके द्वारा जो हमें शिकायत की जा रही है, इसकी हम लोग जांच कराएंगे और जांच कराने के दौरान जो उनके ठेके में जो शर्तें होंगी या जितना उनको स्कोप होगा उसी पे वो काम करेंगे। उससे अलावा जो है वो उस पर काम नहीं करना चाहिए उन्हें, ऐसा मैं इंश्योर करूँगा। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर उर्सला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह। जी हां, उस दौरान अलौकिक निरीक्षण किया है उन्होंने और इस दौरान सीएमओ समेत 40% उर्सला स्टाफ डॉक्टर अपनी कुर्सी से नदारत नजर आए और अस्पताल में अधिकतर मरीज भटकते मिले, जिसको लेकर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ समेत 40 डॉक्टर का वेतन रोकने के आदेश दिए और इस पूरे मामले पर उर्सला अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार समेत सभी को नोटिस जारी किया गया। वहीं करण संतुष्ट होने पर इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं कानपुर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए इनके ऊपर आरोप लगाया है। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जब उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, जबकि शासन का यह निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग की समस्याओं का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें। जालौन के माधोगढ़ में एक दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय नहीं मिलने से आक्रोशित होकर तहसील भवन की छत पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता कुठौन थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो वैवाहिक विवाद के कारण पति से अलग जालौन देवी मंदिर में रहती है।
तहसील परिसर में पानी पिलाने का काम करके अपने छोटे बेटे का भरण पोषण करती है। पीड़िता ने सीएम को प्रार्थना पत्र में बताया कि 24 जनवरी की शाम को जब वो माधवगढ़ से जालौन देवी मंदिर जा रही थी, तब हुसेपुरा गांव के पास पप्पू यादव और 4 अन्य लोगों से उसे पकड़कर पास के एक विद्यालय में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से व्यथित होकर सोमवार को उसने ये कदम उठाया। आज दिनांक 3 फरवरी को एक महिला द्वारा तहसील माधवगढ़ की छत पर चढ़कर ये कहा जा रहा था कि मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज नहीं कराया जा रहा है तथा मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। इस सूचना पर कोतवाली प्रभारी माधवगढ़ मैं महिला कांस्टेबल के मौके पर पहुँचे तथा महिला को छत से उतार कर नीचे लाए तथा महिला से वार्ता की गई तो महिला द्वारा ये बताया गया कि मैं बीमार हूँ। महिला को प्रभारी कोतवाली द्वारा CHC माधवगढ़ लाया गया, जहाँ पर महिला का इलाज कराया गया। बाद इलाज महिला चली गई तथा बाद में जानकारी हुई कि अन्य आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार माधवगढ़ को महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार माधवगढ़ से प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जांच से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में अधिवक्ता को थप्पड़ मारने वाले सिपाही के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज अधिवक्ता ने आज कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलने और उनके कार्यालय पहुंचे। अधिवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कानपुर दक्षिण के नौबस्ता थाने में तैनात अंकुर नाम के सिपाही ने पहले तो अधिवक्ता से बुरा बर्ताव किया। जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तो सिपाही के द्वारा मौके पर अधिवक्ता को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि अधिवक्ता का चश्मा तक टूट गया, जिस पर पीड़ित अधिवक्ता ने नौबस्ता थाने में आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन FIR होने के बाद भी अधिवक्ता का आरोप है कि प्रार्थना पत्र पर थाने से कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। कुमार वर्मा सर, क्या घटना हुई थी आपके? मैं भारतीय स्टेट बैंक से मैनेजर से रिटायर्ड हूँ और वकालत पेशे में हूँ। मुझको थाना नौबस्ता सिपाही ने कार्यालय के अंदर, अंकुर कुमार नाम है उसका, ने इतनी जोर से झापड़ मारा कि मेरा चश्मा टूट के मेरी आंख में लग गया और चश्मा भी टूट के वहीं गिर गया, जो कि लगभग 5,000 रुपये का था। पुलिस ने ACP और थाना अध्यक्ष को, मैंने RTI को द्वारा CCTV प्रिजर्व करने के लिए कहा और व्यक्तिगत रूप से ACP नौबस्ता से संजय सिंह से मिल के कहा, लेकिन किसी ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैंने कोर्ट के द्वारा मुकदमा लिखाया और कोर्ट में ही मैंने सिपाही को पहचाना। ADJ 16 में। क्या हुआ था, कहाँ आप जा रहे थे, क्या हुआ था? मैं यशोदा नगर में कार मोड़ के जा रहा था तो मोटरसाइकिल से आपका एक्सीडेंट हुआ है कह के पुलिस वाले उसको नौबस्ता थाने में मारपीट अंकुर कुमार ने। वहीं कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने आज कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को प्रयागराज में चल रहे कुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम प्रयागराज में हुई भगदड़ को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी और कई श्रद्धालु घायल भी हो गए थे। इस हादसे में मृतकों और घायलों की संख्या की सूची उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी न किए जाने के कारण न केवल एक अनिश्चितता एवं भ्रांति का माहौल बन गया है, जिससे इस घटना में मारे गए मृतकों व घायलों के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो विभत्स दुर्घटना कुंभ मेले में हुई, उसमें जो सरकार का रोल है वो समझ में नहीं आता। पहले तो ये हुआ कुछ मरे ही नहीं, फिर ये हुआ कि नहीं बहुत कम लोग मरे हैं। तो हमारी सीधी सी मांग है, लोग जगह दर दर भटक रहे हैं। किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने बेटी खोई है। आप एक लिस्ट भी जारी नहीं कर सकते कि किनके कौन कौन घायल हैं, कौन कौन अस्पताल में भर्ती हैं, किन की मृत्यु हुई है। और हम आपसे सिर्फ यही मांग करते हैं कि जो लोगों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ा, तो कम से कम लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि मेरे पिता जिंदा हैं या नहीं हैं, या मेरी माँ जिंदा है या नहीं है। तो आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए जिसमें लोगों को कम से कम ये इत्मीनान हो जाए, जो घायल हैं उनकी भी, कि भाई किसी को लगता है हमारे पिताजी नहीं हैं, हो सकता है वो अस्पताल जाए, उसे पिताजी उसके मिल जाए, तो वो जो पीड़ा
वहीं कानपुर नगर स्थित कल्याणपुर कृष्णा डायग्नोस्टिक पर अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट बनाकर मरीज की जांच से खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट में 10.3 mm की पथरी पित्त की थैली में बताई गई, लेकिन हैलट समेत 4 अन्य पैथोलॉजी में जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसके बाद परिजनों ने स्थायी थाने समेत जिलाधिकारी से शिकायत की है। रावतपुर निवासी साहिल ने बताया है कि 27 जनवरी को उसकी बहन के पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने पर अल्ट्रासाउंड के लिए कहा, जिस पर कृष्णा डायग्नोस्टिक में अल्ट्रासाउंड कराया। रिपोर्ट में 10.3 mm की पथरी पित्त की थैली में बता दी। मेरा नाम साहिल है। आज किससे मिलने आए थे, क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे हम डीएम साहब से मिलने आए थे, अपनी एप्लीकेशन देने आए थे। यहाँ पे 27 तारीख को हमने अपना दीदी का अल्ट्रासाउंड कराया था कृष्णा डायग्नोस्टिक से। वहाँ पे उन्होंने 10.3 mm की पथरी दे दी गॉल ब्लेडर में और बताया कि ऑपरेशन से ही वो पथरी जाएगी। जब हम ऑपरेशन कराने के लिए श्रेय हॉस्पिटल पहुँचे, श्रेय हॉस्पिटल में ये बोला कि एक अल्ट्रासाउंड और कराओ तब ऑपरेशन होगा। फिर हम गए श्रेय हॉस्पिटल, वहाँ पर भी यही बोला कि एक अल्ट्रासाउंड और कराओ। जब हमने दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टर संदीप अल्ट्रासाउंड से, तो वहाँ रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर एक यतेन डायग्नोस्टिक से कराया, वहाँ पर भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर ने बोला अब सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन नहीं होगा। फिर हम गए हैलेट में भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। अगर दोबारा अल्ट्रासाउंड ना कराते, डॉक्टर ना बताते, तो आज मेरी बहन का ऑपरेशन हो चुका होता। जी हमने चौकी में, कल्याणपुर चौकी में रिपोर्ट दी है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद हम डीएम ऑफिस आए हैं, यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया। वहीं कानपुर नगर कोर्ट कचहरी के चेतना चौराहे से पुलिस कमिश्नर गेट तक रोज लगने वाले जाम को समाप्त कराने के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र देने के साथ एक वार्ता की गई, जिसमें कानूनी मामलों के वकीलों की संस्था लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के द्वारा जारी की गई सूचना में बताया गया कि चेतना चौराहे से लेकर पुलिस कमिश्नर गेट तक हर रोज लगने वाले जाम की समस्या को लेकर एक पत्र पुलिस कमिश्नर को भेजा जाएगा। इसके साथ ही इस मुद्दे पर वार्ता का आयोजन किया जाएगा। इस वार्ता में समस्या का समाधान तलाशने और ट्रैफिक की सुगमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर चर्चा की जाएगी। हम लोग आए थे, अभी कमिश्नर महोदय को प्रतिवेदन दिया है कि पिछले कुछ समय से हमारे कचहरी के सामने वाली सड़क, जिसपे दोनों तरफ अदालतें हैं, चेतना से लेकर कमिश्नर महोदय के गेट तक प्रतिदिन भयंकर जाम लग रहा था, जिससे वादकारी अधिवक्ता परेशान थे। तमाम स्कूली बच्चों की सर रिक्शे फंस जाते थे, पुलिस की गाड़ियां स्वयं फंस रही थी। उस पर 4 दिन पूर्व हमारी इंस्पेक्टर कोतवाली महोदय से बात हुई थी। उन्होंने कहा था मैं ठीक कराऊंगा, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हुआ था। उसी संबंध में उन्होंने प्रतिवेदन दिया, जिस पर उन्होंने कहा तत्काल इसको हम करवाते हैं और ये व्यवस्था सुचारू रूप से यातायात की चलने लगेगी। नहीं, अधिवक्ताओं की गाड़ी एक किनारे है। आप देखिए, जब दोनों तरफ से वाहन आएंगे तो हमेशा जाम लगेगा। जहाँ पे कंजेस्टेड होता है वहां पे वन वे इसीलिए किया था जिससे इजी गोइंग लोग निकलते रहे। चेतना चौराहे से 200-250 मीटर है, वन वे था, आप भी निकलते थे, हम भी निकलते थे। उनका मैं अभी तत्काल इसको करवाते हैं और अतिशीघ्र ये यातायात सुचारू रूप से चलने लगेगा।